एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये इनटू फोर्स में कब आता है? 1 सितंबर 1872। और ये कौन सी लॉ के ऊपर बेस्ड है? कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड। कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहाँ तक इसकी एक्सटेंड है? इन होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। 2019 के बाद से जितने भी सेंट्रल लॉज है सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होने शुरू हो गया है। सेक्शन 1 में आपको एक सेविंग क्लोज मिलेगा जिसपे क्या बात करता है वो, जितने भी एक्ट, रेगुलेशंस एंड जितने भी स्टैट्यूट्स है जो कि एक्सप्रेसली रिपील नहीं किए गए हैं वो अभी भी फोर्स में रहेंगे। प्लस जो भी यूसेस या जो भी कस्टम है, जो भी यूसेस या जो भी कस्टम है किसी भी ट्रेड या किसी भी बिजनेस की, जो इस एक्ट के वायलेशन में नहीं है, इस एक्ट के इनकंसिस्टेंसी में नहीं है, वो भी अप्लाई किए जा सकते हैं किसी भी बिजनेस में, किसी भी ट्रेड में। ये तो हो गया हमारा सेक्शन 10 का बेसिक। एंड अब हम लीगल टर्म्स पे चलते हैं। कम इनटू फोर्स 1 सितंबर 1872, ये तो हमने देख लिया। एंड सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं से कोई एक पर्सन पहले ऑफर करेगा, देन एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस। तो जितने भी सेक्शन नंबर चलेंगे वो सीरीज वाइज चल रहे हैं। तो पूरे के पूरे सीरियल वाइज होने के कारण आपको सेक्शन नंबर याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर कोशिश करेंगे कोई ना कोई ट्रिक्स आपको फिर भी बता दी जाए। प्रपोजल सेक्शन 2 क्लोज ए। प्रपोजल में क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है। किस चीज के लिए बताता है वो? ताकि दूसरे पर्सन की कंसेंट को वो ले सके, हाँ या ना में। जैसे कि मान लो ए है, ए ने बी को बोला कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ 10,000 रुपए में। बी कहता है, अगर बी हाँ या ना करेगा तो ए ने बी को डायरेक्टली बोला है तो इसको हम बोलेंगे ऑफर। अगर ए बोलता कि नहीं बी को कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, उसने ऑफर नहीं दिया, उसने सिर्फ अपना इंटेंशन बताया, तो इंटेंशन के बताने के कारण इसको हम प्रपोजल नहीं बोलेंगे, ऑफर नहीं बोलेंगे। जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था कि ए बी को ये बोलता है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ तुम्हें 10,000 रुपए में, तो अपनी हाँ या ना बी बताएगा। तो ये क्लियर, मतलब पूरा एब्सल्यूट आपको क्लैरिफाई करना जरूरी है प्रपोजल के लिए, ठीक है? उसमें कुछ अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। प्रपोजल के कुछ काइंड्स है। सबसे पहला स्पेसिफिक या पर्टिकुलर प्रपोजल, इसको हम क्या बोलेंगे? इसमें क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को ये प्रपोजल दिया जाता है, ऑफर किया जाता है, या कुछ क्लास ऑफ पर्संस के लिए, कुछ क्लास ऑफ पर्संस के लिए ये प्रपोजल दिया जाता है। तो हम इसे स्पेसिफिक या पर्टिकुलर प्रपोजल बोलेंगे। जैसे ए ने बी को बोला तो सिर्फ बी ही एक्सेप्ट करेगा इसको, सी एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, ठीक है? अब आता है दूसरा, जनरल या पब्लिक प्रपोजल। जनरल या पब्लिक प्रपोजल में क्या होता है, ये पब्लिक एट लार्ज में ऑफर दिया जाता है, मतलब ये पब्लिकली दिया जाता है, ठीक है? तो इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? एक्सेप्ट इसको कोई भी पर्सन कर सकता है विद फुलफिल कंडीशंस। जो भी पर्सन उस ऑफर की कंडीशंस को फुलफिल कर लेगा, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे प्रपोजल किसको बोलेंगे हम, जनरल प्रपोजल या पब्लिक प्रपोजल, ठीक है? तीसरा है हमारा काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल में क्या होता है, ए ने बी को बोला था कि मैं अपना घर तुम्हें बेचना चाहता हूँ 10,000 रुपए में। ए बोलता है बी को कि मैं अपना घर तुम्हें 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ, तो बी एक्सेप्ट भी नहीं करता, बी ये कहता है कि मैं तुम्हारा घर 8,000 रुपए में खरीदूंगा। तो उसने क्या करा, ए ने जो ऑफर दिया था उस ऑफर को अमेंड कर दिया, उस ऑफर में कुछ चेंजेस कर दिए, तो जो ए वाला ऑफर था वो खत्म हो जाता है वहीं की वहीं, ठीक है? ए ने जब बी को बोला कि मैं अपना घर तुम्हें 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ, बी बोलता है कि नहीं मैं 8,000 में खरीदूंगा तुम्हारा घर, तो ए का प्रपोजल वहीं की वहीं खत्म हो गया। एंड जो बी ने जो 8,000 का बोला है ये न्यू ऑफर क्रिएट हो गया, तो इसे हम बोलते हैं काउंटर प्रपोजल।
एंड चौथा हमारा कौन सा है, क्रॉस प्रपोजल। क्रॉस प्रपोजल में क्या होता है, दोनों तरफ से ऑफर आता है, इसमें एक्सेप्टेंस नहीं आया कहीं से भी। मतलब कि ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाहता हूँ बाय ईमेल या पोस्ट के थ्रू, ठीक है। तो बी को ये बात नहीं पता कि ए मुझे ये ऑफर देने वाला है, तो बी भी ए को ये बोलता है कि मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दोनों तरफ से प्रपोजल आ जाता है, पर यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस प्रपोजल। मे बी सेम टर्म्स सेम कंडीशंस भी हो सकती है, और डिफरेंट टर्म्स एंड डिफरेंट कंडीशंस भी हो सकती है। मतलब क्या, जैसे ए बी को ये बोलेगा कि मैं 10,000 रुपए में तुम्हें अपना घर बेचना चाहता हूँ, और बी भी दूसरी तरफ से बिना ये जाने कि ए मुझे ये ऑफर देने वाला है, बी ए को ये बोलता है कि मैं तुम्हारा घर 8,000 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम बेचना चाहते हो। तो मतलब टर्म्स कैसे भी हो, पर ऑफर दोनों तरफ से हो रहा है, तो इसको हम क्रॉस प्रपोजल बोलेंगे। स्टैंडिंग या कंटिन्यू, इसमें क्या होता है, कोई भी ऑफर जो है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ओपन होता है, ठीक है। जैसे कि 3 मंथ्स, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, कोई भी टाइम पीरियड के लिए ये प्रपोजल जो है ये ओपन किया जाता है, और उसी टाइम पीरियड के अंदर किसी भी पर्सन को अगर एक्सेप्ट करना है तो उसी टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्ट करेगा वो, उसके बाद नहीं करेगा। और उस टाइम पीरियड के अंदर जब तक कोई बंदा एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक जो ऑफरर है, मतलब जो ऑफर कर रहा है, वो उस ऑफर को कैंसिल कर सकता है। रेवोकेशन या कम्युनिकेशन जो है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर यहाँ पे हमें सिर्फ टर्म्स पे ध्यान देना है। टर्म्स में क्या हुआ, स्टैंडिंग या कंटिन्यू में कि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए ये ऑफर जो है ये दिया जाता है, इसके लिए टाइमिंग ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये 5 तरह के हमारे प्रपोजल हो गए। एक होता है इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर, इसमें जैसे किसी शोरूम्स में अगर आपने देखा होगा कि कुछ प्राइस टैग्स के संग गुड्स डिस्प्ले होते हैं, तो वहां पे हम ये नहीं बोल रहे कि शॉपकीपर हमें ऑफर कर रहा है, वो ये नहीं होगा, ठीक है। इनविटेशन टू ऑफर में ये है कि प्राइस टैग लगा हुआ है, तो अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप शॉपकीपर के पास जाओगे कि मैं ये चीज खरीदना चाहता हूँ, कि क्या ये तुम मुझे दोगे। तो शॉपकीपर के पास पूरा राइट है कि वो डिनाई भी कर सकता है। तो इसमें जो ऑफर देने वाले हो, मतलब ऑफरर कौन हुआ, ऑफरर बायर हुआ इस केस में, और जो सेलर है वो ऑफरी हुआ, मतलब जो एक्सेप्ट करेगा आपका प्रपोजल, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ये जनरल टर्म है, कोई भी ऑफर अगर आपको आता है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फिर ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। इसका क्लोज क्या है, बी, ठीक है। पर ये एक्सेप्टेंस जो है ये हम प्लस सेक्शन 7 के संग पढ़ेंगे, जो एब्सल्यूट होना चाहिए या एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। इसका डेप्थ कितना है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, कल की वीडियो में, ठीक है। जनरली हमें पता होना चाहिए कि एक्सेप्टेंस क्या किसे कह रहे हैं, कोई भी ऑफर जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया उसे हम एक्सेप्टेंस कह रहे हैं। प्रॉमिस, प्रॉमिस कब आता है, जब ऑफर भी हो गया है प्लस एक्सेप्टेंस आ चुका है, ठीक है। ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाह रहा हूँ 10,000 रुपए में, बी ने बोला ठीक है मैं तुम्हारा घर लेने के लिए तैयार हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉमिस हो गया, दोनों का एक दूसरे से प्रॉमिस हो गया, ठीक है। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी हम किसे बोल रहे हैं, ए ने ऑफर दिया था ना, तो फिर ये कौन हुआ, प्रॉमिस होने के बाद बोल रहे हैं। प्रॉमिसर वर्ड तब यूज होगा जब प्रॉमिस हो चुका है, तो ऑफर देने वाला जो ऑफरर है उसको हम बोलेंगे प्रॉमिसर, और जिसने एक्सेप्ट किया है उसको बोलेंगे हम प्रॉमिसी, ठीक है। ये सिंपल टर्म्स है, इनमें कुछ दिक्कत नहीं है। कंसिडरेशन, अब कंसिडरेशन ये पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है, कंसिडरेशन किसके डिजायर पे होना चाहिए, डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, इसी के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। और कौन इसको फुलफिल करेगा, बाय प्रॉमिसी या another person on his behalf, another person on his behalf। ये स्ट्रेंजर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की सिर्फ वही करेगी इस कंसिडरेशन को, ठीक है। पर कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ
प्रॉमिसर के डिजायर पे होना चाहिए। अगर प्रॉमिसर के डिजायर पे ये कंसिडरेशन नहीं हुआ तो फिर इसको हम कंसिडरेशन कंसिडर बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, और जो भी एक्ट या ओमिशन के लिए हम कंसिडरेशन कर रहे हैं वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, और कंसिडरेशन जो है वो एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, पर उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ लॉ। क्लियर? फिर आता है हमारा एग्रीमेंट। ई, एग्रीमेंट में क्या होता है? एग्रीमेंट जो है ये टर्म हम यूज तब करते हैं जब अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट से पहले का टर्म है ये सिर्फ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अभी पढ़ते हैं, एग्रीमेंट सिर्फ प्री स्टेज एक टर्म है, सिर्फ और सिर्फ प्री स्टेज। ठीक है, प्री स्टेज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट हम तब बोलेंगे जब इसमें प्रॉमिस भी हो गया हमारे, मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों चीज हो गया, प्रॉमिस हो गया, प्लस यहाँ पे कंसिडरेशन भी हमारा आ चुका है कि ठीक है हमारा ये कंसिडरेशन है एक दूसरे के साथ। क्या था कंसिडरेशन? ए के लिए था 10,000 रुपए, बी के लिए क्या कंसिडरेशन है? ए का घर। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रोमिस हम किसे बोलेंगे? जो भी प्रोमिस हुए हैं जिसमें कंसिडरेशन इंक्लूड है विद ईच अदर, ये ध्यान रखना है, विद ईच अदर, तो इसको हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलेंगे। ठीक है, जो एक दूसरे के संग जो भी इनके प्रॉमिस डिसाइड हुए, जो भी इनका कंसिडरेशन हुआ है, दोनों चीज होनी जरूरी है, इनमें से एक भी चीज मिसिंग हुई तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होगा। प्रॉमिसेस भी हो गए, ऑफर एक्सेप्टेंस होने के बाद प्रॉमिस भी हो गए कि हाँ एग्री है दोनों पार्टीज, कंसिडरेशन भी फिक्स हो गया 10,000 रुपीज एंड उसका ए का घर। ठीक है, दोनों के एक दूसरे के लिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक टर्म दे दिया गया है कि हाँ हम इसको रेसिप्रोकल प्रोमिस बोलेंगे, एक दूसरे से किया हुआ वादा। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट 2H, 2H को हम हमेशा सेक्शन 10 के संग पढ़ेंगे। सेक्शन 10 में कुछ एसेंशियल्स दे रखे हैं, जैसे कि कॉम्पिटेंसी, पार्टीज की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, मतलब मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ये नहीं होनी चाहिए पांचों चीजें। ठीक है, प्लस लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ये चीजें भी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन एंड साउंड माइंड, ये भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने के बाद हम इसको वैलिड कंसीडर करते हैं। वैलिड कंसीडर मतलब एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, जिसको आप कोर्ट में जाके एनफोर्सेबल करवा सकते हो, तो इसको हम बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉम्पिटेंसी हमें कौन सा सेक्शन नंबर बताता है? 11 से 12, कॉम्पिटेंसी 11 से 12। फ्री कंसेंट हमें कौन बताता है? 13 से 22। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन 23 से 24। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक पार्टी की तरफ से तो वैलिड होता है, कोर्ट की तरफ से वैलिड होता है, जब तक कि दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन ये होता है कि वो या तो उसको वैलिड कंसिडर कर ले या फिर उसको वॉइड कंसिडर करे। पर कुछ सर्कमस्टांसेस में इस एक्ट के अंदर कुछ हमें प्रोविजंस, कुछ सेक्शंस प्रोवाइड करे हुए हैं कि कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। जैसे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, ठीक है, फ्रॉड हुआ है, इन केसेस में एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो कोर्ट में जाके उसकी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है, या फिर अगर वो नहीं जाएगी तो फिर ये वैलिड मान लिया जाएगा। मतलब क्या हुआ, ए है, ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाहता हूँ, ठीक है, और तुम्हें ये घर खरीदना पड़ेगा, या फिर उल्टा बोलो, ए का घर है, बी जो है ए का घर खरीदना चाहता है, ए के घर की वैल्यू 10 लाख रुपए है, पर बी इस पे जोर ये डालता है कि नहीं तू ये घर मेरे को 5 लाख रुपए में ही देगा, तो उसके ऊपर क्या हुआ है,
उसके ऊपर या प्रेशर बनाया जा रहा है उसको, या फिर कोई फ्रॉड किया जा रहा है, तो फ्रॉड के थ्रू जो दूसरी पार्टी है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, उसके पास ये ऑप्शन है, या तो फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर लेगी तो फिर वो वैलिड मान लिया जाएगा, या फिर उसके पास ऑप्शन ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाके वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। ठीक है, मतलब इन दी आई ऑफ लॉ वो वैलिड रहेगा जब तक कि दूसरी पार्टी अपना राइट को एक्सरसाइज नहीं करती है। क्लियर? अब आता है लास्ट हमारा वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इनमें थोड़ा सा माइनर फर्क है। वॉइड एग्रीमेंट वर्ड यूज हुआ है। एग्रीमेंट वर्ड आपको मैंने अभी बताया था कि प्री स्टेज होता है कॉन्ट्रैक्ट का, और कॉन्ट्रैक्ट हमारा किसे बोलते हैं, जो एनफोर्सेबल होता है। कॉन्ट्रैक्ट हम किसे बोलते हैं, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट वर्ड यूज हुआ है, तो वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड एब इनिशियो मतलब कि जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है। वॉइड का मतलब क्या होता है, जिसको आप कोर्ट में ले जाके एनफोर्स नहीं करवा सकते, नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। जैसे कि मानो माइनर के संग कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो फिर वो वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट में वो फॉल ही नहीं करता। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या एसेंशियल चीजें हैं, 4 एसेंशियल चीजें आपको बताई थी। सबसे पहला तो यही था, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। तो कॉम्पिटेंसी में क्या क्या चीजें आएंगी, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर माइनर जो है इनकॉम्पिटेंट पर्सन है, तो फिर ये वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, जो कि शुरू से ही उसकी वैलिडिटी नहीं है, तो एनफोर्सेबल इसको नहीं किया जा सकता। मतलब एक और चीज हो सकती है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस के लिए तुम एग्रीमेंट कर रहे हो, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी तुम सी को उड़ा दो, सी का मर्डर कर दो। ठीक है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, पर ये कोर्ट में जाके तो एनफोर्सिबल आप नहीं करवा सकते ना, इलीगल चीज के लिए। ठीक है, तो फिर ये स्टार्टिंग से ही गलत है, तो इसको हम बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। तो ये एग्रीमेंट रहेगा, ये हमें जी में डिफाइन किया हुआ है। जे में क्या बोलता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में फॉल करने के लिए आपको पता है कि हमें एग्रीमेंट में एग्रीमेंट क्लियर हो चुका है, मतलब कि वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पिटेंसी भी थी पार्टीज की कॉम्पिटेंसी भी थी। ठीक है, कंसिडरेशन भी था, ऑब्जेक्ट भी था, फ्री कंसेंट भी था, तभी तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। पर इसमें वॉइड वर्ड यूज हो गया। मतलब क्या हुआ कि जब ये बना था एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था एट द बिगिनिंग ऑफ द, ठीक है, तब तो ये वैलिड था, उस टाइम में बिल्कुल वैलिड था। पर बीच में ऐसी कुछ हैपनिंग हो जाती है जिसके कारण ये सीज हो जाता है टू एनफोर्सिबल बाय लॉ, टू एनफोर्सिबल बाय लॉ। बीच में कुछ हैपनिंग होने के कारण ये बाद में कोर्ट के थ्रू एनफोर्सिबल नहीं किया जा सकता। मतलब पहले तो ये बिल्कुल वैलिड था, सब कुछ ठीक था। जैसे कि मान लो कुछ लॉज है हमारे, आज हमारे पास माइनर की एज में हम बोलते हैं जो 18 साल से नीचे, वो मान लो कि माइनर की एज को बढ़ा दिया जाए, 21 साल कर दिया जाए, और किसी बंदे का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, तो जब वो बना था तब तो पार्टी कॉम्पिटेंट थी, तो तब तो वैलिड था। पर लॉ के बाद में चेंज होने के बाद बीच में चेंज हुआ है, तो क्या हो गया, बाद में नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ हो गया, तो किसका क्या हुआ, सीज हो गया है वो कॉन्ट्रैक्ट, आप एनफोर्स नहीं करवा सकते हो। तो फिर ये इसको हम बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, या कोई भी बंदा, जैसे कोई इंडिया का बंदा किसी बाहर के बंदे से कोई भी चीज के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और बाद में जैसे कि मान लो पाकिस्तान के बंदे से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कुछ इतने खराब हो गए कि सारे के सारे ट्रेड, सारे सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं इन दोनों के बीच में। ठीक, तो फिर पहले तो नहीं था, मानो जिस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था तब नहीं था, तो तब तो ये वैलिड था। पर बाद में जब गवर्नमेंट ने सारा
इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन कर दिया, बंद कर दिया, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल नहीं हो सकता। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप कोर्ट में ले जाके एनफोर्स नहीं करवा सकते हो। तो ये बाद में क्या हुआ, बाद में ये वॉइड में बदल गया। बाद में क्या हुआ, वॉइड में बदल गया, ड्यू टू चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। सो आई होप कि आपको सारी टर्म्स समझ आ गए होंगे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।